हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हम लोग को कुछ वर्ड मीनिंग्स है जो कि जानना जरूरी है। तो वो वर्ड मीनिंग्स इस बोर्ड पे राइट किया हुआ है। इस वर्ड मीनिंग को सबसे पहले आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है? तो नोट कीजिए इसको पॉज करके। आई होप कि आप लोगों ने इसको पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो साइंस का चैप्टर नंबर 1 साइंस क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जिसका मतलब होता है हमारे चारों ओर के पदार्थ। तो इसे सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द मैटर। हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसका मतलब हमारे चारों ओर के पदार्थ। तो मैटर है क्या? तो सबसे पहले मैटर हम लोग राइट करेंगे कि व्हाट इज द मैटर। तो व्हाट इज द मैटर, तो इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में वैसा कोई भी वस्तु जो कि जगह को घेरता हो, जिसका द्रव्यमान हो, जिसका वजन हो, उसको कहते हैं पदार्थ, मींस मैटर। जिसका डिफिनेशन में अगर राइट किया जाए, एनीथिंग इन द यूनिवर्स which occupies mass and have which occupy the space and have mass are called matter। जिसका मतलब आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी चीज, एक छोटा सा वस्तु या फिर एक बड़ा सा वस्तु, ऐसा कोई भी चीज जो कि स्पेस मतलब कि जगह, स्पेस मींस जगह, एंड हैव मास यानी कि जिसका द्रव्यमान हो, जिसका वजन हो, उसको हम लोग कहते हैं मैटर। अगर एग्जांपल में ले लिया जाए, एग्जांपल में आ गया ये बोर्ड, पेन, पेंसिल, बेंच, मोबाइल एक्सेट्रा। एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम मान चले बोर्ड, तो एग्जाम्पल में हम बोर्ड लिए, तो अगर ये बोर्ड है तो आप लोग बताइए कि क्या ये बोर्ड जगह को घेर रहा है और क्या इसका द्रव्यमान होगा? तो सबसे पहला बात तो ये यहां से लेकर इतनी दूर तक स्पेस को कवर कर रहा है। इसका मतलब इसका एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ। सेकंड क्राइटेरिया है हैव मास। तो आप लोग बताइए क्या इसका मास होगा? इसका मास होगा, इसका मतलब ये सेकंड क्राइटेरिया भी फॉलो हुआ। इसका मतलब ये हो कि मैटर जो है वो ऐसा कोई भी चीज हो, स्पेस जिसका हो और जिसके पास मास हो, वो मैटर कहलाता है। तो बोर्ड के पास स्पेस भी है और मास भी है। पेन स्पेस भी घेर रहा है, मास भी है। पेंसिल के पास भी स्पेस घेरेगा, मास भी है। बेंच भी स्पेस यानी जगह को घेरेगा और उसका वजन भी है। मोबाइल भी जगह को घेरेगा, उसका वजन भी है, जिसके कारण इसको हम लोग कहते हैं मैटर। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर मैटर का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर तो आप लोगों को समझ में आ गया, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो मैटर के बाद हम लोग सेकंड टॉपिक पे बात करेंगे कि मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस भौतिक गुण। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका ये है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब ये बना हुआ किस तरह से है, किस तरह से वो एग्जिस्ट करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मींस पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण। तो पदार्थ के सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट भौतिक गुण ये है कि पदार्थ यानी मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल से बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहला पॉइंट हुआ कि जो मैटर्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बने हुए होते हैं। और सेकंड पॉइंट इसका ये है कि ये इतने स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल, यानी कि जो पार्टिकल्स होता है वो इतना स्मॉल होता है कि वो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वो पार्टिकल्स यानी कि जो मैटर जिस पार्टिकल से बना हुआ होता है वो इतना छोटा होता है जिसको हम लोग इमेजिनेशन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते वो कितना छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैटर का आप लोगों को पता चल गया। मैटर यानी कि जो स्पेस घेरता हो, जिसके पास द्रव्यमान हो, एग्जांपल में बोर्ड, पेन, पेंसिल, बेंच, मोबाइल etc। सेकंड है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मींस पदार्थ के भौतिकी गुण। तो पदार्थ के भौतिकी गुण में हम लोग पॉइंट नंबर 1 पे नोट करेंगे, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स मींस ये जो मैटर्स होते हैं वो पार्टिकल से बने हुए होते हैं। सेकंड में है कि ये बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे जिसको हम लोग इमेजिनेट यानी कि इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। अब आते हैं हम लोग अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। आप लोग ये सब नोट डाउन करते जाएंगे एक कॉपी में। हमारा अगला है थर्ड टॉपिक जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ के कणों के गुण। अभी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बात किए थे कि जो मैटर्स होते हैं वो पार्टिकल से बने हुए होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं उसके क्या गुण होते हैं, क्या उसमें भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो यस, उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं और उन प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, आप लोग भी साथ साथ राइट कीजिएगा। सबसे पहला प्रॉपर्टीज उसका ये है, दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब ये है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग मान के चले ये एक मैटर है, एक ब्लॉक है, मीन्स मान के चलते हैं ये कोई वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है ये, तो ये ऑब्जेक्ट पार्टिकल से बना हुआ है। इसका मतलब क्या, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इसका मतलब इसमें एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होगा। ये जो पार्टिकल्स है इसको कंपोजिट करके ये सारा पार्टिकल्स को मिला के एक पूरी तरह से मैटर बनता है। हम लोग भी एक मैटर है, आप भी एक मैटर है, इसका मतलब आप भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। आपके अंदर में भी छोटा छोटा पार्टिकल्स है जो कि आपको मिलके एक पूरी तरह से एक होल बॉडी बना देता है। तब ये पार्टिकल्स के इस पार्टिकल्स का एक प्रॉपर्टीज है कि दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम। मींस ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये सब के बीच में अपना एक स्पेस होता है। जैसे इसके बीच में एक स्पेस है, ये दोनों के बीच में स्पेस है, ये दोनों के बीच में स्पेस है, ये दोनों के बीच में स्पेस है। तो ये होता है पहला प्रॉपर्टी, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड प्रॉपर्टी है दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जिसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, हमेशा के मोशन में रहते हैं।
जैसे कि ये जो पार्टिकल्स है वो लगातार मूव करते रहेगा, ठीक, ये जो पार्टिकल्स है वो भी लगातार मूव करते रहेगा। उसी तरह से इसमें जितना भी पार्टिकल्स होगा, ये सब जितना भी पार्टिकल्स होगा वो सब के सब मूव करते रहते हैं आपस में। ये है इसका सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इसका ये है, थर्ड एंड लास्ट, दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमारे अंदर एक क्वेश्चन आता है, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसके अंदर सारा पार्टिकल्स से बना हुआ ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो सारा पार्टिकल से बना हुआ है। अब हम पूछते हैं अगर ये पार्टिकल्स क्या इससे अलग नहीं हो सकते? ये जो आपस में जो पार्टिकल्स आपस में जो मूव कर रहे हैं या फिर आपस के बीच का जो सेपरेशन है, क्या वो बहुत दूर नहीं जा सकते हैं? ये पार्टिकल्स क्या इसमें से जंप करके बाहर नहीं आ सकता? ये पार्टिकल्स इसमें जंप करके बाहर नहीं आ सकता? क्या ये क्वेश्चन है? तो इसका ओवरकम करने के लिए ये थर्ड पॉइंट क्या करता है? द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मींस दे अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये पार्टिकल्स है तो इस पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि अगर हम इसको जूम करके बनाएं तो ये एक पार्टिकल्स, तो ये जो पार्टिकल्स है वो इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा, और ये जो पार्टिकल्स है इसको अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण क्या होता है, ये ना ही इधर जंप कर पाते हैं और ना ही इधर जंप कर पाते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहते हैं, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये जो अट्रैक्ट हुआ इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपसे कोई कहे ये पार्टिकल्स मूव तो कर रहे हैं लेकिन जंप क्यों नहीं कर जा रहे हैं, यानी ये जो पूरी तरह से पार्टिकल्स मिलकर एक ऑब्जेक्ट को बना रहा है वो टूट क्यों नहीं जा रहा? वो इसलिए नहीं टूट रहा है क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं। दो पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसके कारण वो एक दूसरे को पकड़े हुए रहते हैं और ऑब्जेक्ट को बिखरने नहीं देते। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समाप्त हो जाए, यानी कि किसी भी कारणवश, कैसे समाप्त नहीं हो सकता, अगर किसी भी कारणवश ये लूप समाप्त हो जाए तो क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरह से बिखर जाएगा, इस तरह से इसका कोई भी शेप नहीं होगा और ये पूरी तरह से बिखर जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले ये 3 पॉइंट्स को नोट कर लें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, फर्स्ट पॉइंट दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम, सेकंड पॉइंट दे आर कंटीन्यूअसली मूविंग, थर्ड पॉइंट दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब आते हैं लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। फोर्थ इज स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। मतलब पदार्थ का कौन कौन सा अवस्था होता है? तो सबसे पहले अवस्था का मतलब क्या? अवस्था का मतलब रूप। तो एक मैटर का कितने रूप हो सकते हैं? तो एक मैटर का 3 स्टेट्स होते हैं, 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सा है? फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। जो राइट कर वो लोग अपना आप लोग कॉपी में राइट करते जाइएगा। तो स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का मतलब जैसे कि सॉलिड क्या है? वैसा कोई भी चीज जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप हो उसको कहते हैं सॉलिड। लिक्विड क्या होता है? जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम हो एंड अनफिक्स्ड शेप हो। गैसेस क्या होता है?
बोथ आर नॉट फिक्स्ड। अब इसका मतलब क्या है? थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड का मतलब ये हुआ कि जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या, जैसे कि अगर हम तुमको एक आइस कर दें, तो मान के चलते कि ये पेन है, मार्कर है, ठीक, तो इस मार्कर का एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक, यानी कि ये वैसा ही यूटेंसिल्स में जाएगा, बर्तन में जाएगा जिसका शेप इस तरह का हो, इस तरह का जिसका भी शेप होगा उसी में जाएगा। अगर मान के चलते हैं कि हम तुमको एक ब्लॉक दिए इस तरह का स्क्वायर ब्लॉक, स्क्वायर ब्लॉक दिए, ठीक है, अब हम बोले कि इस स्क्वायर ब्लॉक को इसमें फिट करके दिखाओ, यानी कि ये एक बर्तन है, यूटेंसिल्स और वेसल्स, ठीक है, एक स्क्वायर ब्लॉक दिए। अब हम तुमको बोले कि इस बर्तन में एक रेक्टेंगल की तरह बर्तन है, इसको इसमें फिट करके दिखाओ, तो क्या ये फिट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक स्क्वायर और ये एक रेक्टेंगल है, इसका कोई चांस नहीं बनता कि ये इसमें फिट हो जाए। अगर हम बोलते हैं कि इसको इसमें फिट करके दिखाओ, तो ये तो इसमें फिट हो सकता था, लेकिन ये इसमें फिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो वैसा कोई भी चीज जो जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम हो, जैसे कि इसके पास स्क्वायर के पास फिक्स्ड वॉल्यूम है वो, और जिसका फिक्स्ड शेप हो और इसके पास भी फिक्स्ड शेप है, वो कभी उसको सॉलिड करते हैं, ठीक है। अब आते हैं लिक्विड। व्हाट इज द लिक्विड? लिक्विड का मतलब जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम हो बट अनफिक्स्ड शेप हो, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं लिक्विड में क्या जाएगा? वाटर। तो लिक्विड में फिक्स्ड वॉल्यूम एंड अनफिक्स्ड शेप, मतलब कि जिसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम हो और अनफिक्स्ड शेप हो, इसका मतलब क्या है? अगर मान के चलिए लिक्विड में क्या आता है, एग्जांपल में आ रहा है ऑयल, वाटर, केरोसिन, etc। ऑयल, वाटर, केरोसिन, etc। तो इसमें हम लोग एग्जांपल में ऑयल, वाटर और केरोसिन को क्यों डालें? हम लोग क्या इसको डाल सकते थे? ब्रिक। क्या ये लिक्विड का एग्जांपल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक सॉलिड का एग्जांपल है। अब हम कैसे डिटरमाइन करें या फिर कैसे पता लगाएं कि ये सॉलिड का एग्जांपल है या फिर लिक्विड का एग्जांपल है या फिर गैसेस का एग्जांपल है? तो उसको डिटरमाइन करने के लिए दो क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करना है। आप लोग सब इसको तो नोट कर लीजिएगा साथ साथ। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें बोल रहा है फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड के फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में, क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपका कॉन्सेप्ट। तो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप मतलब कि ब्रिक, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं ब्रिक का। तो ये बताओ क्या ब्रिक का फिक्स्ड वॉल्यूम है? यानी कि क्या ये अपना वॉल्यूम को चेंज कर सकता है? अगर हम तुमको बोले कि ये ब्रिक को इस रेक्टेंगल में एडजस्ट करो, तो क्या इसको तुम एडजस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम है जो कि चेंज नहीं हो सकता। अगर तुमको इसको किसी में फिक्स करना होगा तो तुमको इसी तरह का बर्तन चाहिए, ठीक है, यूटेंसिल चाहिए, वेसल्स चाहिए, तब ये फिक्स होगा। ये इसका मतलब सबसे पहला क्राइटेरिया इसका जस्टिफाई हुआ। अब सेकंड क्राइटेरिया है फिक्स्ड शेप। तो इसका शेप देखो, क्या इसका शेप रेक्टेंगल बनाया जा सकता है? एक ब्रिक का शेप को रेक्टेंगल में बनाया जा सकता है? इम्पॉसिबल। इसका मतलब इसका फिक्स्ड शेप भी हुआ, इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्राइटेरिया डिटरमाइन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रिक जो है वो सॉलिड है। अब हम बात करते हैं कि ये ब्रिक लिक्विड या गैस क्यों नहीं है, ठीक है। तो लिक्विड का क्राइटेरिया है इसका फिक्स्ड वॉल्यूम एंड अनफिक्स्ड शेप होना चाहिए। इसका मतलब इसका जो शेप होगा, आकार जो होगा वो अनफिक्स होगा, चेंज होता रहेगा। तो ये बताओ कि ब्रिक का, ईटा का जो शेप है वो क्या चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता चेंज, यानी कि बार बार चेंज नहीं हो सकता। तो लिक्विड का एग्जांपल ऑयल, वाटर। सबसे पहले लेते हैं वाटर में कि वाटर लिक्विड क्यों है? तो फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका फिक्स। अगर हम तुमको बोले कि 2 लीटर उस वेसल में डाल दो, तो 2 लीटर का मतलब तुम उसको अगर उस वेसल में भी डालेगा तो वो 2 लीटर का 2 ही लीटर रहेगा, 3 लीटर तो नहीं हो जाएगा, यानी कि उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। अगर हम तुमको बोले 4 लीटर, तो 4 लीटर उसमें डालो तो 4 लीटर का 4 ही लीटर में जाएगा, 5 लीटर तो नहीं हो जाएगा, 6 लीटर नहीं हो जाएगा, 7 लीटर नहीं हो जाएगा। इसका मतलब उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। अगर हम 3 लीटर बोले, तो वो 3 ही लीटर रहेगा, 4 लीटर नहीं बन जाएगा।
उसी तरह से इसका भी फिक्स्ड वॉल्यूम है। अगर 4 केजी बोले, 1 ईटा का थी, अगर हम बोले कि 25 ग्राम है, 60 ग्राम है, 70 ग्राम है, तो वो 70 ही ग्राम रहेगा, 80 ग्राम नहीं हो जाएगा किसी ऑब्जेक्ट में डालने पर। तो इसी तरह से फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लिक्विड का, यानी 3 लीटर का 3 ही लीटर रहेगा, 4 लीटर नहीं हो जाएगा। लेकिन इसका शेप जो होता है वो अनफिक्स्ड होता है। यानी कि अगर हम तुमको बोले कि वाटर को यानी पानी को एक त्रिकोण की तरह, इस तरह का एक बर्तन है जिसका यहाँ पे मुंह है यानी कि ओपन है, वहां पे तुम इसको वाटर को डालो, तो क्या तुम इसको इसके अंदर वाटर को इंसर्ट कर सकता है? आंसर होगा यस, क्योंकि वाटर ऐसा एक प्रॉपर्टी उसके पास है, अनफिक्स्ड शेप का प्रॉपर्टी है, यानी कि किसी भी तरह का शेप में वो जा सकता है। ठीक, तो इसमें वो जा सकता है। अगर हम बोले कि इसमें डालो, इसमें भी वो जा सकता है। अगर हम बोले कि इसमें डालो, इसमें भी हो जा सकता है। यानी किसी तरह का भी शेप हो, उस बर्तन में अगर उसको डाला जाए तो वो उसका शेप को पकड़ लेता है। लिक्विड वो कहते हैं, इसको कहते हैं लिक्विड। फिक्स्ड वॉल्यूम, अनफिक्स्ड शेप। ठीक है, अब आते हैं गैसेस। तो गैसेस का एग्जांपल आपको है O2 ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, CO2 जो हम लोग छोड़ते हैं। ठीक, तो इसका प्रॉपर्टी क्या है? और ETC एटसेट्रा बहुत सारे एग्जांपल हैं। इसका है बोथ आर नॉट फिक्स्ड, यानी कि इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और इसका शेप भी फिक्स नहीं है। अब ये कैसे? अगर हम तुमको बोले कि तुम्हारे पास 2 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है, और 2 ग्राम ऑक्सीजन को तुम इस बर्तन में डालो, अब तुम ये बताओ कि क्या इस बर्तन में एयर होगा, हवा होगा? सबका आंसर होगा यस। इस बॉक्स में यानी कि इस डब्बे में एयर तो होगा ही होगा। ठीक, अब इसके अंदर एयर है तो एयर में इसका मतलब O2, एयर मतलब O2 ऑक्सीजन है उसके पास, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में क्या क्या हो सकता है? O2 होता है, CO2 होता है, नाइट्रोजन होता है और अलग अलग सब्सटेंस होते हैं। तो उसी तरह से इसके पास O2 भी होगा, CO2 भी होगा। अब अगर हम O2 का 2 ग्राम अगर इसमें डालते हैं, 2 ग्राम O2 अगर हम डालते हैं, तो ये अंदर जाने के बाद इसमें हो सकता है 1 ग्राम O2 हो, 2 ग्राम O2 हो, 3 ग्राम O2 हो, वो इसके साथ मिक्स करके ये कितना बना देगा? अगर मान लीजिए इसके अंदर 3 ग्राम O2 है तो कितना बना देगा? 5 ग्राम O2। ऑक्सीजन का मात्रा हो गया 5 ग्राम, जबकि हम डाले कितना थे? 2 ग्राम। इसका मतलब इसका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। क्या है? बोथ आर नॉट फिक्स्ड, दोनों के दोनों अनफिक्स्ड होना चाहिए। वॉल्यूम भी अनफिक्स्ड एंड शेप भी अनफिक्स्ड। तो वॉल्यूम में आपको पता चल गया कि अनफिक्स्ड है। 2 ग्राम डाले और उसमें 3 ग्राम बन गया, 2 ग्राम डाले 5 ग्राम बन गया, 4 ग्राम डाले 8 ग्राम बन गया। क्यों बन रहा है? क्योंकि इस बॉक्स के अंदर, इस बर्तन के अंदर पहले से ही वो सब्सटेंस है, क्योंकि उसके अंदर एयर है। ये तो जाहिर सी बात है, एयर है। ठीक, अब आते हैं शेप के बारे में। तो शेप अनफिक्स्ड कैसे हुआ? तो शेप अनफिक्स्ड इस कारण से हुआ क्योंकि अगर हम बोले कि O2 को इस बर्तन में डालो, तो इसको डाला जा सकता है? डाला जा सकता है। O2 एक गैस है, गैस को किसी भी फॉर्म में डाल सकता है। गैस दिखता नहीं है, किसी भी तरीका में जा सकता है, किसी भी जगह जा सकता है। क्योंकि देखो इसके अंदर भी एयर होगा, इसके अंदर भी एयर है, इसके अंदर भी एयर है, यानी एयर सबके अंदर है। और इसमें शेप भी इसका किसी भी तरह का भी हो सकता है, किसी भी तरह में जा सकता है। इसका ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है और ना ही फिक्स्ड शेप है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, आपको एक बार इसके बारे में एक रिवीजन करवा देते हैं, तो शॉर्ट रिवीजन। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का होता है फिक्स्ड वॉल्यूम, अनफिक्स्ड शेप। लिक्विड का होता है फिक्स्ड वॉल्यूम, अनफिक्स्ड शेप। एंड गैसेस का होता है बोथ आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, सॉलिड का एग्जांपल में ब्रिक, लिक्विड का एग्जांपल में ऑयल, वाटर, इसमें ब्लॉक एटसेट्रा। और गैसेस का एग्जांपल में O2, N2 एटसेट्रा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अब हमारा अगला टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, मतलब कि क्या
पदार्थ अपना अवस्था को बदल सकता है? यह है हमारा 6th टॉपिक। 5th टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या पदार्थ अपना अवस्था बदल सकता है? तो इसका आंसर है यस। आंसर है यस। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या पदार्थ अपना अवस्था बदल सकता है? तो इसका आंसर है यस। अब वो यस क्यों? क्योंकि देखो मान के चलते हैं मैटर का स्टेट, इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 चीज के बारे में बता रहा है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी कि सॉलिड क्या अपना स्टेट को चेंज कर सकता है, लिक्विड क्या अपना स्टेट को चेंज कर सकता है, गैस क्या अपना स्टेट को चेंज कर सकता है। तो इसका आंसर है यस। अब यस कैसे? मान के चलते हैं सॉलिड एक आइस है, बर्फ तो एक सॉलिड हुआ, ठीक है, बर्फ एक सॉलिड हुआ, तो क्या बर्फ अपना स्टेट को चेंज कर सकता है? अब सबका आंसर होगा यस। अब बताओ कैसे? क्योंकि देखो अगर बर्फ अगर पिघल जाए तो क्या बन जाएगा? वो वाटर। अब वाटर को अगर हम लोग गर्म कर दें, इवापोरेट कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? वेपर यानी गैस, ठीक है। इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकता है। इसका मतलब आंसर यस हुआ, मैटर चेंज इट्स स्टेट। अब बताते हैं आइस, ये क्या है? सॉलिड, लिक्विड, ये क्या है? सॉरी, वाटर, ये क्या है? लिक्विड, वेपर, ये क्या है? गैस। क्या इसका कहने का मतलब है क्या हम लोग आइस से वाटर, वाटर से वेपर, या फिर वेपर से वाटर, वाटर से आइस कर सकते हैं? इसका आंसर यस। अब बताते हैं कैसे। आइस से, देखो आइस यानी कि बर्फ, ठीक है, तो बर्फ को अगर हम लोग हीट करते हैं, यानी कि मान के चलो तुम बोल दे कि 4-5 पीस तुम्हारे पास आइस है और तुम उसको ले जाके एक बीकर में, एक बर्तन में डालो और उसको अपने गैस पर, स्टोव पर उसको ऑन करके उसको गर्म करो, तो गर्म करने पे क्या होगा? वो बर्फ पिघल जाएगा, ठीक, वो बर्फ पिघल के बना देगा वाटर, ठीक है। अब हम बोले कि जब तक बर्फ पिघल गया है, अब उसके बाद भी गैस को बंद मत करो, उसे और हीट दो। अगर उसको वाटर को और हीट देंगे तो देखने को मिलेगा कि वो जो वाटर है धीरे धीरे वो समाप्त होते जा रहा है, वाटर खत्म हो रहा है। और तुम अगर उस बर्तन के ऊपर, यानी जिसमें वाटर है, उस बर्तन के ऊपर अपना हाथ रख के देखेगा तो तुमको उस पे एक अजीब सा गर्माहट महसूस होगा। वो क्यों? क्योंकि उसमें से वेपर जो है वो निकल रहा है, उसमें से गैस निकल रहा है और वो गैस पूरा वातावरण में फैलेगा। यानी कि अगर तुम रूम बंद कर दो और वाटर को बॉइल करो तो देखना थोड़ा देर में ही वो पूरा रूम गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गैस पूरी तरह से स्प्रेड हो चुका है, और स्प्रेड होने के बाद वो क्या कर रहा है? सारा रूम को वो गर्म कर रहा है। यानी कि आइस को हीट देने पे वाटर बन जाएगा, वाटर को हीट देने पे वेपर बन जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग करते हैं इवापोरेशन। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। वाटर से वेपर बनाने के लिए जो प्रोसेस का होता है उसको कहते हैं इवापोरेशन, ठीक है। अब बात आता है, ये तो हम समझ गए कि आइस से वाटर को, आइस से वाटर बदलना है तो उसको हीट दो, आइस को हीट दो वो वाटर में बदल जाएगा, वाटर को हीट दो वो वेपर में बदल जाएगा। अब ये बताओ क्या वेपर से वाटर बन सकता है? यानी कि जो वाष्प है, यानी कि जो गैस है, क्या उसको वाटर में बदला जा सकता है? तो इसका भी आंसर है यस। इसलिए हम यहाँ पे ये जो साइन है इधर की ओर दिए थे और एक साइन इधर की ओर दिए थे, यानी कि आइस से वाटर भी बन सकता है, वाटर से आइस भी बन सकता है, वाटर से वेपर भी बन सकता है और वेपर से वाटर भी बन सकता है। अब ये कैसे? अगर हम वेपर को कूल कर दें तो वो वाटर का रूप ले लेगा। मतलब कि गैस, जो इस वातावरण में गैस है, अगर जिसको हमको बदलना है, उसको अगर हम गर्मी ठंडा दें, ठंडक दें उसको, तो वो वाटर में बदल जाएगा, ठीक है। और वाटर को अगर हम कूल करते हैं, जैसे कि
बर्फ जमाने के लिए सब लोग क्या करता है, एक बर्तन लेता है, उसमें पानी को भरता है, फ्रिज में ले जाकर रख देता है। तो फ्रिज में रखने पे क्या हो रहा है वाटर के साथ, वो ठंडा हो रहा है, और ठंडा होने के कारण क्या हो रहा है, वो बर्फ बन जा रहा है। समझाया? वाटर को जब ठंडा किए, सॉरी वेपर को जब ठंडा किए तो वो वाटर बना, और जब वाटर को ठंडा करें तो वो बर्फ बन गया। वेपर गैस फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, आइस सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, सॉलिड का मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड वॉल्यूम बट अनफिक्स्ड शेप। एंड गैस का मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नॉट फिक्स्ड शेप। आइस को हीट किए वाटर बना, वाटर को हीट किए वेपर बना, वेपर को कूल किए वाटर बना, वाटर को कूल किए आइस बना। रिवर्स प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब हम लोग अगला टॉपिक पे पढ़ते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक है सिक्स्थ टॉपिक में है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि अगर किसी भी स्टेट्स का टेम्परेचर को बदला जाए, मतलब कि तापमान बदलने के कारण इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तापमान के बदलने का प्रभाव। मतलब कि अगर किसी भी स्टेट का, यानी सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई भी किसी का भी अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करें तो उसके कारण उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसका फॉर्म चेंज होगा, क्या वो अलग रूप धारण करेगा? तो इसका आंसर है, अगर किसी का टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए तो उसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कभी हम लोग बताए थे कि सॉलिड से लिक्विड जाने में हीट देना पड़ता है, ठीक है, और लिक्विड से गैस जाने में हीट देना पड़ता है। तो ये हीट ही तो टेम्परेचर का बात कर रहा है, यही तो है तापमान, और यही है तापमान। यानी कि सॉलिड को जब हम लोग टेम्परेचर दिए, हीट दिए, तो वो बदल गया लिक्विड में, और जब लिक्विड को टेम्परेचर दिए तो वो बदल गया गैस में। ठीक है, और फिर इसके बाद जब इसको कूल किए तो ये बन गया लिक्विड में, और ये बन गया सॉलिड में कूल करने पे। तो ये हीट और कूल जो है, हीटिंग और कूलिंग जो है, वो दैट इज द टेम्परेचर, उसी को कहते हैं टेम्परेचर। जैसे अगर तुमको बोले कि तुमको बुखार है, तुम क्या करता है, शरीर को देखता है, वो गर्म है, इसका मतलब बुखार है, टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वही टेम्परेचर, यानी कि गर्मी बढ़ता है या फिर शरीर ठंडा है, इसका मतलब टेम्परेचर उसका कम है। अगर उसका शरीर गर्म है, इसका मतलब टेम्परेचर उसका ज्यादा है। अगर शरीर ठंडा है, इसका मतलब टेम्परेचर कम है। तो हीट इसको दे रहे हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हुआ, लिक्विड बना, लिक्विड के कारण गैस बना। इसका प्रोसीजर बताएंगे अभी कि कैसे ये बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड क्यों बन गया और लिक्विड से गैस क्यों बन गया, ऐसा क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है। ये तो हम लोग पता चल गया कि हीट दिए जिसके कारण सॉलिड से लिक्विड बन गया, लेकिन हीट देने के कारण इसके अंदर में क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसीजर हैपन हो रहा है, वो हम लोग को पता लगाना है। वही इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर बताएगा। हम लोग बताते हैं, सबसे पहले अगर हीट दिया जाता है, ठीक, सॉलिड को अगर हीट दिया जाए तो इसका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी अगर सॉलिड को हीट दिया जाए, इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, इस एरो का मतलब है इंक्रीजेस और इस एरो का मतलब है डिक्रीजेस, मतलब इसका बढ़ रहा है, इसका घट रहा है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, क्यों टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। मान के चलते हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अब सबके मन में क्वेश्चन होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताए थे कि जो मैटर्स होते हैं वो पार्टिकल से बने हुए होते हैं,
और वो पार्टिकल्स होता है वो मूव करते रहता है, ठीक। वो मूव जो करता रहता है उसके कारण एक एनर्जी आता है, मूव जब करते रहता है वो, तो उस पार्टिकल्स के अंदर एक एनर्जी आता है, एक ऊर्जा आता है। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, अभी हम लेक्चर दे रहे हैं, तो लेक्चर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी है। अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहेगा तो हम तुमको बताएंगे कैसे? तो उसी तरह से वो पार्टिकल जो था मूव कर रहा था, इसलिए क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी था। अब हम लोग जब टेम्परेचर दिए हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ गया, इसका मतलब वो और भी ज्यादा मूव करने लगेगा, वो वाइब्रेट करने लगेगा, वो वाइब्रेट करने लगेगा, वाइब्रेशन उसका इंक्रीज कर गया, ठीक है। और उसका वाइब्रेशन इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर उसका इंक्रीज किए, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया जिसके कारण उसका पार्टिकल जो वो वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। अब उसका पार्टिकल जब वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, इसका मतलब वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, जैसे कि हम बहुत शुरू में बोले थे, ये पार्टिकल्स ये एक मैटर है, ये मैटर, इस पार्टिकल्स और ढेर सारे पार्टिकल्स हम इसका बनाए हैं। ये जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करते रहता है, मेरा कहने का मतलब ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते रहता है, ठीक। इसका मतलब वाइब्रेशन का मतलब क्या, वो इस तरह से मूव कर रहा है, ऐसे से मूव कर रहा है, या फिर ऐसे से मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसे 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 से एक पार्टिकल से, ये पार्टिकल से मान चले, ये पार्टिकल से ये ऐसे से मूव कर रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे से मूव कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है। तो ये जो वाइब्रेशन है इसका वो इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया। काइनेटिक एनर्जी यानी कि इसका स्पीड, मूव करने का स्पीड बढ़ गया, मूव करने का स्पीड यानी वाइब्रेशन तेज हो गया। और जब वाइब्रेशन इसका तेज हो गया, ये क्या हुआ, मूव्स फ्रीली, यानी कि पूरी स्वतंत्र रूप से ये मूव करने लगा। अब ये पूरी स्वतंत्र रूप से अगर मूव कर रहा है तो सॉलिड का प्रॉपर्टी ये है कि वो पूरी तरह से पैक्ड होता है, ठीक है। एक और बात मिस हो गया तरफ से, ये जान लो, सॉलिड होता है क्लोजली पैक्ड, लिक्विड जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है, और गैस होता है वो वेरी लूजली पैक्ड होता है, या फिर फ्री होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है क्लोजली पैक्ड का? जैसे कि ये सॉलिड है, इसके अंदर का जो पार्टिकल्स होगा वो होगा इस तरह का, ऐसा पार्टिकल्स। लिक्विड जो होगा उसका पार्टिकल्स इस तरह का होगा, ठीक है। और जो गैस होगा उसका पार्टिकल्स होगा इस तरह का, ठीक। यानी कि इसमें सॉलिड में पूरी तरह से पैक्ड है, यानी कि पूरी तरह से मजबूती से बना हुआ है, इसलिए सॉलिड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी चीज को सॉलिड जो होता है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होता है। इसके अंदर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिसके कारण लूजली बाउंडेड होता है, यानी दूर दूर रहता है इसका पार्टिकल्स। गैसेस में क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है, जिसके कारण ये और भी ज्यादा दूर दूर रहता है, ठीक। तो इसमें वाइब्रेट होने पे क्या हुआ, जैसे कि अगर तुम लोग कोई भी चीज को देखता होगा कि मान के चलते हैं एक बालू है, ठीक है, उसको एक बर्तन में अगर रख दिया जाए और उस बालू को यानी सैंड को अगर थोड़ी देर में हिलाया जाए तो वो सारा सैंड जो होता है नीचे जाकर बैठ जाता है ढीला होकर, ठीक, और ऊपर में और जगह बन जाता है। उसी तरह से इसमें क्या हुआ, जब वाइब्रेट कर रहा था ये, यानी जब इस तरह से मूव कर रहा था, तो ये क्या हुआ, धीरे 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 ये सब आपस में दूर चला गया। ये इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, क्योंकि बहुत तेजी में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जितना ज्यादा तेजी में मूव कर रहा था वो, उतना इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, ठीक है, डिक्रीज हो गया। अब जिसके कारण क्या हुआ, अब हम बोले कि जो सॉलिड होता है उसके में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसमें बहुत कम होता है, और इसमें बहुत ज्यादा कम होता है। तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, जिसके कारण क्या हुआ, ये सॉलिड जो था वो बन गया लिक्विड। समझ आया पूरा प्रोसीजर?
कैसे हुआ, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर के कारण इफेक्ट क्या हुआ, एक स्टेट्स ऑफ मैटर इफेक्ट क्या हुआ। तो सबसे पहले जब सॉलिड में मान चलो एक सॉलिड सब्सटेंस था, उसको जब हम टेम्परेचर दिए, टेम्परेचर जब इंक्रीज किए तो उसके अंदर का जो पार्टिकल्स था, ठीक, यानी जिससे वो बना हुआ था, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, यानी उसका मूव करने का क्षमता, वाइब्रेट करने का क्षमता बढ़ गया, जिसके कारण वो बहुत तेजी से मूव करे, पहले ऐसे से मूव कर रहा था, अब बहुत तेजी से मूव करने लगा। बहुत तेजी से मूव करने के कारण क्या हुआ, इतना ज्यादा वो मूव करने लगा, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इसके बीच में, जैसे कि मान सकते ये दो पार्टिकल्स है, ठीक, ये दो पार्टिकल्स है, ठीक है। अब ये दो पार्टिकल्स जो है आपस में इस तरह से क्लोजली पैक्ड है, मूव तो कर रहा है, शुरू में ही मूव कर रहा है, क्योंकि हम पार्टिकल्स का ही नेचर बताए थे, वो हमेशा मूव करते रहता है, तो ये अभी भी मूव कर रहा है, लेकिन इतना डिस्टेंस पे, लेकिन जब इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, यानी कि ये अब ऐसे से मूव करने लगा, वाइब्रेट करने लगा तेजी में, जिसके कारण ये दोनों टकराकर और दूर जाता है, इसके बगल वाला जो पार्टिकल्स, इसके बगल जो पार्टिकल्स होते हैं वो इससे टकराकर और दूर जाते हैं, जिसके कारण ये धीरे धीरे लूजली बॉन्डेड होता है और धीरे धीरे दूर चला जाता है और लिक्विड में बदल जाता है, क्योंकि लिक्विड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, ठीक है। अब उसी तरह से अगर लिक्विड को हीट किया जाए तो लिक्विड में जो होता है फिर से और ज्यादा तेजी से वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, और ये और तेजी से वाइब्रेशन होगा, यानी कि इसी को अगर और हीट दिया जाए तो ये और वाइब्रेशन करने लगेगा और इतना दूर चला जाएगा कि वो गैस का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर सबको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है, सब लोग आप लोग राइट कर लीजिएगा, जो नहीं राइट है वो पीछे जाकर बैक करके 10 सेकंड्स बैक कर इसे राइट कर ले, 10 सेकंड 20 सेकंड्स राइट करते जाएं, कॉपी में नोट करते जाएं रिवीजन के लिए। हम लोग 7th टॉपिक पे आते हैं। 7th टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। 7th टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि दाब के बदलने के कारण, दाब के बदलने का प्रभाव, यानी कि अगर किसी का हम लोग प्रेशर को बदल दिया जाए, किसी का अगर प्रेशर बदल दिया जाए तो क्या उसका स्टेट्स ऑफ मैटर पे कोई फर्क पड़ेगा, तो इसका भी आंसर है यस, यानी कि अगर प्रेशर बदल दिया जाए, टेम्परेचर बदलेगा तो भी फर्क पड़ेगा और प्रेशर बदलेगा तो भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। जब प्रेशर बदलेगा तो उसमें भी चेंजिंग आएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होगा। इसमें यही पढ़ना है कि मतलब कि चेंज होने पर कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर है यस। और प्रेशर पे चेंज होने पर जिस तरह से टेम्परेचर में फर्क पड़ता है उसी तरह से प्रेशर का भी फर्क पड़ेगा और उसका स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होगा। अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाए, प्रेशर चेंज किया जाए, देन स्टेट्स ऑफ मैटर आल्सो चेंज। एक पॉइंट है प्रेशर चेंज, स्टेट्स ऑफ मैटर आल्सो चेंज, यानी कि अगर प्रेशर को बदला जाए तो स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस होगा वो भी बदल जाएगा। समझ आ गया। अब आते हैं लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इवापोरेशन, ठीक है। हम लोग आते हैं इवापोरेशन पे। एट्थ टॉपिक है इवापोरेशन। जब हम चेंजिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बता रहे थे आप लोगों को, तो हमने इवापोरेशन का भी जिक्र किया था। तो बता दें इवापोरेशन वैसा प्रोसेस होता है जिसमें कि लिक्विड को वेपर बनाने के लिए हीट जब दिया जाता है, उस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। यानी कि द प्रोसेस ऑफ changing liquid into water by heating are known as evaporation। मतलब कि वैसा प्रोसेस जिसमें कि लिक्विड से वाटर बदलने, सॉरी
लिक्विड से वेपर में बदलने के लिए यूज किया जाता हो, उस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं, यानी कि वाष्पीकरण कहते हैं। ब्रैकेट में राइट कर लो सब, वाष्पीकरण। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर बाय हीटिंग आर नॉन एज इवापोरेशन, यानी कि लिक्विड से यानी वाटर से वेपर में बदलने के लिए हीट के द्वारा जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं इवापोरेशन। जैसे कि हम लोग जो ड्राइंग किए थे उसमें था सॉलिड टू लिक्विड टू वेपर। ठीक है, लिक्विड से वेपर। तो लिक्विड से वेपर में कौन सा प्रोसेस हम लोग बोलते हैं हीटिंग। ये हीटिंग की जो है प्रोसेस उसी को कहते हैं इवापोरेशन। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर बदलने के लिए इवापोरेशन, लिक्विड से वेपर बदलने के लिए इवापोरेशन। अब इसका अगला टॉपिक है कंडेंसेशन। 9th में बात करते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन में हम लोग का है डायरेक्ट सॉलिड से गैस की तरफ, यानी कि अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज कर दिया जाए तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है। ठीक है, अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदला जाए तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट सॉलिड से गैस। अभी जो पढ़ रहे थे वो इनडायरेक्ट वे था गैस तक जाने का। सॉलिड से पहले लिक्विड बदलो और लिक्विड से फिर गैस बदलो, यानी कि आइस को जब तुम गरम करेगा तो गरम करने के बाद वो क्या लिक्विड बदल जाएगा और लिक्विड को बदलने के बाद वो गैस में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ठीक है, बाय हीटिंग, बाय ओवर हीटिंग। जब इसको ओवर हीट किया जाता है तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ये प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, छोटा टॉपिक है ये सब। अब आते हैं 10th में। 10th टॉपिक है हम लोग का हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। How does evaporation cause cooling? मतलब कि वाष्पीकरण ठंडा करने का कारण, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, वाष्पीकरण ठंडा करने का कारण कैसे है। ठीक है, तो एक सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ जब कोई ठंडा बोतल यानी कि ठंडा पानी का बोतल जब कहीं पर रखा हुआ होता है तो सब लोग गौर किया होगा उसके अगल बगल में एक छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स होता है, पानी का बूंद होता है। ठीक है, यानी कि अगर ठंडा ग्लास ऑफ वाटर यानी ठंडा बोतल अगर कहीं पर रख दिया जाए जिसके अंदर ठंडा पानी है, उसके अगल बगल में ढेर सारा छोटा छोटा बूंद होगा। ठीक, तो उस बूंद जो होता है वो क्यों आया, किस कारण से वो बूंद बन रहा है, एक जनरल क्वेश्चन है। तो वो बूंद जो बन रहा है वो बन रहा है इवापोरेशन के कारण। ठीक है, अब कैसे, तो जैसे कि अगर हम ये बोतल है, ठीक है, ये बॉटल है, अब इसके अंदर एक कोल्ड वाटर है, इसके अंदर कोल्ड वाटर है। अब इस कोल्ड वाटर यहाँ पे सब लोग गौर किया होगा, इधर ड्रॉपलेट्स बना हुआ था छोटा छोटा, मतलब कि छोटा छोटा पानी का बूंद होता है। ठीक, अब ये पानी का बूंद क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये ऑक्सीजन है, सॉरी एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ तो हीट जरूर होगा। ठीक है, अब ये हीट जो है यानी कि एटमॉस्फेयर में वेपर है। ठीक है, जब हम लोग चेंजिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, यानी कि जो मैटर चेंज हो सकता है कि नहीं, उसमें जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे लिक्विड से को हीट करने पर गैस बनता था और गैस को कूल करने पर लिक्विड बनता था। ठीक है, अब इसमें क्या है, अंदर में क्या है, इस बोतल के अंदर में है या फिर बॉटल के अंदर में है क्या, कोल्ड यानी कि ठंडा, और यहाँ पे क्या वेपर यानी कि गर्म, वेपर सॉरी गैस। ठीक है, वातावरण में गैस है। अब ये गैस क्या होता है, जब इसके साथ कांटेक्ट में आता है, ठंडा के साथ कांटेक्ट में आता है, यानी गैस जब ठंडा के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो क्या बना देता है, लिक्विड। समझा ना, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, छोटा छोटा पानी का बूंद जमा हो जाता है। ये पानी का बूंद कहाँ से आया,
वातावरण से आया, एटमॉस्फेयर से आया, ठीक। जैसे कि सब लोग देखा होगा अगर सील बोतल में रहता है ठंडा में तो भी उसके अंदर पानी जमा हो जाता है, सबको ऐसा लगता है कि उसमें से पानी लीक किया होगा, लेकिन नहीं, लीक नहीं करता वो उसके कारण वो वहां पे लिक्विड जमा हो जाता है, ठीक। कूलिंग के कारण गैस जब कूल हो जाता है तो वो लिक्विड में बदल जाता है, ठीक है। और इसके साथ जो लास्ट टॉपिक था 10 टॉपिक है तुम लोग क्लास 9 में, इसके साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्त को और उन लोग को भी पता चले कि प्रगति मिशन स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला लेक्चर अपलोड होने पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। हाँ, तो आप लोग का आज का होमवर्क है, आज आप लोग का एलजीब्रा ग्रुप मिल जाएगा। सबसे पहला टिक द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो आप लोग का बुक में है वो ऑब्जेक्टिव्स को टिक कर लेंगे। एमसीक्यू जितना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ट्रू फॉल्स होगा, सब टिक कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट है टिक द क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो क्वेश्चन आंसर होगा आप लोग का बुक में उसको टिक कर लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि बनता है कि नहीं बनता है। थर्ड है रिवीजन ऑफ नोट्स, यानी कि जो भी हम समझाए आप लोग को लेक्चर जो दिए उसमें जो नोट्स लिखवाए हैं उसको लगातार रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू।